आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तभी आप नहीं निकल पाया है। इसी वजह से अंतरिक्ष यात्रा बहुत महंगी है। एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। सुरक्षा, भोजन, पानी, ऑक्सीजन, रेडिएशन से बचाव, हर चीज की व्यवस्था करनी पड़ती है। अंतरिक्ष इंसान के लिए बना ही नहीं है। पृथ्वी हमें सब कुछ मुफ्त देती है, हवा, पानी, तापमान, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, हर चीज मशीनों के भरोसे हो जाती है। एक छोटी सी गलती और जान जाने, पानी, ऑक्सीजन, रेडिएशन से बचाव, हर चीज की व्यवस्था करनी पड़ती है। अंतरिक्ष इंसान के लिए बना ही नहीं है। पृथ्वी हमें सब कुछ मुफ्त देती है, हवा, पानी, तापमान, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, हर चीज मशीनों के भरोसे हो जाती है। एक छोटी सी गलती और जान जाने का खतरा। इसलिए आज भी अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या बहुत कम है। अब तक सिर्फ कुछ सैकड़ों लोग ही पृथ्वी से बाहर गए हैं। पूरी मानव जाति में से यह संख्या लगभग 0 के बराबर है। दूसरी तरफ मशीनें लगातार आगे बढ़ रही हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरण ब्रह्मांड की गहराई में झांक रहे हैं। वे अरबों साल पुरानी रोशनी देख रहे हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ देखने वाले यंत्र हैं। वे हमें वहां ले नहीं जा सकते। यानी आज की स्थिति यह है कि इंसान देख बहुत दूर तक सकता है, लेकिन जा बहुत थोड़ा ही सकता है। हमारे पैरों में अभी भी भारी जंजीरें हैं, ईंधन की, दूरी की और समय की। अगर आज कोई पूछे कि इंसान अंतरिक्ष में कहां तक पहुंचा है, तो ईमानदार जवाब यही होगा, पृथ्वी की परछाई से ज्यादा दूर नहीं। हम अभी भी अपने ग्रह के आसपास ही चक्कर काट रहे हैं। सौर मंडल हमारे लिए अभी भी बहुत बड़ा है और तारों की दुनिया तो बहुत दूर की बात है। जब इंसान ने यह समझ लिया कि पृथ्वी की ऑर्बिट से आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला नाम जो सामने आया वो था मंगल। मंगल इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वह सुंदर है या आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा समझ में आने वाला ग्रह है। मंगल पृथ्वी से बहुत दूर नहीं है। औसतन यह लगभग 22 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होता है। हालांकि यह दूरी बदलती रहती है। मंगल का दिन लगभग पृथ्वी जितना ही लंबा है। वहाँ मौसम बदलते हैं, वहाँ पहाड़ हैं, मैदान हैं और सबसे अहम बात, वहाँ कभी पानी रहा है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों का ध्यान मंगल पर गया। पिछले कई दशकों में दर्जनों मिशन मंगल भेजे गए। शुरुआत में सिर्फ तस्वीरें आई, फिर रोवर भेजे गए। आज परसिवरेंस जैसे रोवर वहां चल रहे हैं, जो मिट्टी की जांच कर रहे हैं, पत्थरों के नमूने इकट्ठा कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां कभी जीवन के हालात थे या नहीं। लेकिन रोवर और इंसान में बड़ा फर्क होता है। रोवर ना तो डरते हैं, ना बीमार पड़ते हैं, ना उन्हें वापस लौटने की जल्दी होती है। वे सालों तक एक ही जगह काम कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अगर इंसान को मंगल भेजा जाए तो सबसे पहली समस्या होगी यात्रा। मंगल तक पहुंचने में 7 से 9 महीने लगते हैं। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री एक बहुत छोटे से जहाज में बंद रहते हैं। वहां ना सही तरह से चलने की जगह होती है, ना खुली हवा, ना सूरज की रोशनी जैसा माहौल। इतनी लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से शरीर पर असर पड़ता है। हड्डियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, आंखों पर दबाव पड़ता है। यह सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की कमी की वजह से होता है। दूसरी बड़ी समस्या है रेडिएशन। पृथ्वी के चारों तरफ एक प्राकृतिक ढाल है जो हमें सूरज और अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक किरणों से बचाती है। लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी से दूर जाते हैं, यह सुरक्षा खत्म हो जाती है। मंगल की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री लगातार रेडिएशन के संपर्क में रहेंगे, जो कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। तीसरी समस्या है संचार यानी कम्युनिकेशन। पृथ्वी और मंगल के बीच सिग्नल को आने जाने में कई मिनट लगते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिलना संभव नहीं होगा। वहां मौजूद लोगों को खुद ही फैसले लेने होंगे। अब मान लीजिए इंसान मंगल पहुंच भी गया, तो क्या वहां रहना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। मंगल का वातावरण बहुत पतला है। वहां सांस लेने लायक हवा नहीं है। तापमान बहुत ज्यादा ठंडा होता है। धूल भरी आंधियां महीनों तक चल सकती हैं। वहां पानी तरल रूप में मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंसान को वहां रहने के लिए पूरी तरह बंद और सुरक्षित ढांचे बनाने होंगे। हर चीज, हवा, पानी, खाना मशीनों पर निर्भर होगी। यह स्थिति किसी शहर जैसी नहीं होगी, बल्कि बस जमीन पर एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन जैसी होगी। अब यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है। मंगल पर जाना सिर्फ जाना नहीं है, वहां से वापस आना भी उतना ही बड़ा सवाल है। वापसी के लिए ईंधन चाहिए। वह ईंधन या तो पृथ्वी से ले जाना होगा या मंगल पर ही बनाना होगा। इसलिए वैज्ञानिक मंगल पर ईंधन बनाने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। परसिवरेंस जैसे रोवर इसलिए भेजे गए हैं
ताकि देखा जा सके कि वहां मौजूद संसाधनों से क्या कुछ बनाया जा सकता है। लेकिन मान लें कि ये सारी चुनौतियां हल भी हो जाए, तब भी मंगल पृथ्वी का विकल्प नहीं बनेगा। वहां ना खुले जंगल होंगे, ना नदियां, ना आसमान में उड़ते पक्षी। वहां जीवन हमेशा सीमित रहेगा, नियंत्रित रहेगा और जोखिम भरा रहेगा। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिक मंगल को घर नहीं बल्कि अगला कदम मानते हैं। मंगल के बाद बात आती है चंद्रमा की। चांद को एक ठहराव की जगह की तरह देखा जा रहा है। वहां से आगे के मिशन आसान हो सकते हैं। कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से वहां से रॉकेट लॉन्च करना सस्ता पड़ेगा। यानी आने वाले समय में इंसान की योजना सिर्फ मंगल तक सीमित नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात साफ हो जाती है, मंगल, चांद या कोई और ग्रह, ये सब हमारे सौरमंडल के अंदर है। हम अभी भी अपने सूरज के दायरे में ही घूम रहे हैं। अगर इंसान को सच में एक नई दुनिया चाहिए तो उसे सौरमंडल से बाहर जाना होगा, और वहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी चुनौती। क्योंकि ग्रहों के बीच की दूरी बड़ी है, लेकिन तारों के बीच की दूरी उससे भी कई गुना ज्यादा है। मंगल तक जाना मुश्किल है, लेकिन दूसरे सितारे तक पहुंचना वह बिल्कुल अलग स्तर की समस्या है। अब तक इंसान जिन जगहों की बात करता आया है वे सब हमारे सौरमंडल के अंदर हैं। पृथ्वी, चांद, मंगल, ये सब एक ही सूरज के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन जब बात दूसरे सितारों की होती है तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। हमारे सूरज के बाद जो सबसे नजदीकी तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। यह पृथ्वी से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष कोई समय नहीं बल्कि दूरी है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज है, उसे भी वहां तक पहुंचने में 4.24 साल लगते हैं। अब जरा इसे इंसानी भाषा में समझें। अब तक बनाए गए अंतरिक्ष यानों में पार्कर सोलर प्रोब ने सबसे अधिक गति हासिल की है। फिर भी वह प्रकाश की गति के आसपास भी नहीं पहुंचता। अगर हम उसी रफ्तार से किसी यान को प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ भेजें तो उसे वहां तक पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। हजारों साल! इसका मतलब यह है कि जो लोग उस यात्रा पर निकलेंगे वे कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। उनके बच्चे भी नहीं, उनके बच्चों के बच्चे भी नहीं। कई पीढ़ियां उस एक यात्रा में खत्म हो जाएंगी। यहीं पर सबसे बड़ी समस्या सामने आती है, समय। दूरी बड़ी है, लेकिन समय उससे भी बड़ा दुश्मन है। इंसान की उम्र सीमित है, शरीर सीमित है। कोई भी इंसान हजारों साल तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए दूसरे सितारों तक पहुंचने के लिए सिर्फ तेज जहाज नहीं बल्कि बिल्कुल अलग सोच की जरूरत होती है। इसी सोच से एक विचार निकला, जनरेशन शिप। इसका मतलब है ऐसा विशाल अंतरिक्ष जहाज जिसमें लोग पैदा हों, बड़े हों, काम करें और मर जाएं। जहाज चलता रहे और नई पीढ़ी उसकी यात्रा को आगे बढ़ाती रहे। यह विचार सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे बनाना और चलाना बेहद मुश्किल है। ऐसे जहाज में हर चीज खुद ही बनानी होगी, खाना, पानी, हवा, सब कुछ। कोई बाहरी मदद नहीं होगी। अगर कोई बड़ी खराबी आ गई तो उसे वहीं ठीक करना होगा। पृथ्वी बहुत दूर होगी। इसके अलावा इतने लंबे समय तक बंद जगह में रहने से समाज, स्वास्थ्य और व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं भी पैदा होंगी। यही वजह है कि आज तक ऐसा कोई जहाज बना नहीं है। एक दूसरा विचार है इंसानों को गहरी नींद जैसी अवस्था में रखना, ताकि शरीर धीरे काम करे और उम्र का असर कम हो। इस पर शोध चल रहा है, लेकिन अभी यह इंसानों के लिए सुरक्षित रूप से संभव नहीं है। इसका मतलब साफ है, आज की तकनीक से इंसान खुद दूसरे सितारों तक नहीं जा सकता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमने कोशिश ही नहीं की। वैज्ञानिकों ने छोटे, बेहद हल्के यानों का विचार रखा है जिन्हें तेजी से आगे धकेला जा सके। ऐसे यान इंसान नहीं बल्कि उपकरण लेकर जाएंगे। वे तस्वीरें भेजेंगे, जानकारी देंगे, लेकिन वहां बसने की बात नहीं होगी। यानी अभी के लिए दूसरे सितारों तक पहुंचने का मतलब है देखना, पहुंचना नहीं। एक और बड़ी समस्या है रास्ता। इंटरस्टेलर स्पेस पूरी तरह खाली नहीं है। वहां छोटे कण, गैस और रेडिएशन मौजूद है। बहुत तेज गति से चलने वाला कोई भी यान इन कणों से टकरा सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। जितनी तेज गति उतना बड़ा खतरा। इसके अलावा रास्ते में मरम्मत की कोई जगह नहीं होगी। जो खराबी शुरू में होगी वही आखिर तक साथ चलेगी। यह सब मिलकर यह साफ करता है कि दूसरे सितारों की यात्रा सिर्फ दूरी की वजह से मुश्किल नहीं है, बल्कि सुरक्षा, संसाधन और समय की वजह से भी बहुत कठिन है। यहाँ तक आते आते एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है। अगर इंसान को दूसरे सितारों तक पहुँचना है तो उसे अपनी मौजूदा रफ्तार से कई गुना तेज जाना होगा। साधारण रॉकेट इसके काम के नहीं है। हमें ऐसी तकनीकी चाहिए जो बहुत कम ईंधन में बहुत ज्यादा गति दे सके। हमें ऐसे इंजन चाहिए जो महीनों नहीं सालों तक लगातार काम कर सके।
और हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जो इंसानों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके। यानी समस्या अब कहां जाना है कि नहीं रही, समस्या है कैसे जाना है। दूसरे सितारों तक जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा गति चाहिए और मौजूदा रॉकेट यह काम नहीं कर सकते। आज जो रॉकेट इस्तेमाल होते हैं वे ईंधन जलाकर आगे बढ़ते हैं। ईंधन जलता है, गैस बाहर निकलती है और उसी धक्के से रॉकेट आगे बढ़ता है। यह तरीका काम करता है, लेकिन इसकी एक तय सीमा है। जितना ज्यादा ईंधन चाहिए रॉकेट उतना भारी हो जाता है। एक समय के बाद ईंधन बढ़ाने से फायदा नहीं होता। इसी वजह से वैज्ञानिक ऐसे इंजन खोज रहे हैं जो कम ईंधन में ज्यादा समय तक काम कर सके। सबसे पहले बात आती है आयन इंजन की। आयन इंजन में ईंधन जलाया नहीं जाता। इसमें गैस के कणों को बिजली की मदद से बहुत तेजी से बाहर फेंका जाता है। इसका धक्का बहुत कम होता है, लेकिन यह इंजन लंबे समय तक लगातार काम कर सकता है। धीरे धीरे यान की गति बढ़ती जाती है। आज कुछ अंतरिक्ष यान आयन इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तकनीक भरोसेमंद है, लेकिन इसकी गति अभी इतनी नहीं है कि इंसानों को दूसरे सितारों तक ले जा सके। इसके बाद आता है न्यूक्लियर प्रोपल्शन। इसमें परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु ईंधन से बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है बिना बहुत ज्यादा वजन बढ़ाए। इससे रॉकेट ज्यादा तेज जा सकता है और ज्यादा समय तक काम कर सकता है। इस तकनीक पर कई देशों में काम चल रहा है, लेकिन इसमें सुरक्षा की बड़ी चुनौती है। अगर किसी दुर्घटना में परमाणु ईंधन को नुकसान पहुंचा तो उसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। इसलिए इसे सीधे इंसानों के साथ इस्तेमाल करने से बहुत पहले सावधानी जरूरी है। एक और तरीका है सोलर सेल तकनीक। इसमें सूरज की रोशनी का दबाव इस्तेमाल किया जाता है। बहुत पतली बड़ी चादरें लगाई जाती हैं, जिन पर पड़ने वाली रोशनी यान को आगे धकेलती है। यह तरीका ईंधन पर निर्भर नहीं करता। सोलर सेल का फायदा यह है कि ईंधन खत्म होने का डर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे यान सूरज से दूर जाता है रोशनी कम होती जाती है और गति बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह तकनीक सौरमंडल के अंदर तो काम की है, लेकिन उससे बाहर बहुत सीमित हो जाती है। इसके बाद वैज्ञानिक फ्यूजन इंजन पर भी काम कर रहे हैं। फ्यूजन वही प्रक्रिया है जो सूरज के अंदर चलती है। इसमें हल्के तत्व मिलकर भारी तत्व बनाते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। अगर इंसान इसे नियंत्रित कर पाए तो यह बहुत बड़ी सफलता होगी। फ्यूजन इंजन से चलने वाला यान मौजूदा रॉकेट से कई गुना तेज हो सकता है, लेकिन अभी तक हम पृथ्वी पर ही फ्यूजन को पूरी तरह काबू में नहीं कर पाए हैं। अंतरिक्ष में इसका इस्तेमाल अभी भविष्य की बात है। इन सब तकनीकों में एक बात समान है, ये सभी मौजूदा रॉकेट से बेहतर हैं, लेकिन फिर भी ये प्रकाश की गति के पास नहीं पहुंचते। और यहीं पर एक सख्त सच्चाई सामने आती है। जब कोई चीज बहुत तेज चलती है तो ऊर्जा की मांग बहुत बढ़ जाती है। जैसे जैसे गति प्रकाश की रफ्तार के करीब पहुंचती है, ऊर्जा की जरूरत लगभग अनंत होती जाती है। यह भौतिकी का नियम है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ इंजन बेहतर बनाना काफी नहीं हो सकता। शायद हमें गति को देखने का तरीका ही बदलना होगा। लेकिन उससे पहले वैज्ञानिक हर उस रास्ते की जांच कर रहे हैं जिससे थोड़ी थोड़ी गति बढ़ाई जा सके। छोटे सुधार, बेहतर सामग्री, हल्के ढांचे और ज्यादा टिकाऊ सिस्टम, इन सब का मकसद एक ही है, यात्रा के समय को कम करना। अगर हजारों साल की यात्रा को सैकड़ों साल में बदला जा सके तो भी यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे स्वचालित यान और लंबे मिशन संभव हो सकते हैं। यानी फिलहाल भविष्य की गति तकनीकें हमें धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हैं। कोई अचानक छलांग नहीं लगा रही है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक एक और दिशा में भी सोच रहे हैं। अगर हम तेज नहीं जा सकते तो क्या हम रास्ते को ही बदल सकते हैं? क्या हम अंतरिक्ष को ऐसे मोड़ सकते हैं कि दूरी कम हो जाए? यहीं से वार्प ड्राइव जैसे विचार सामने आते हैं। वार्प ड्राइव का मतलब ये नहीं है कि कोई जहाज इंजन लगातार प्रकाश से तेज दौड़ने लगे। इसका विचार अलग है। इसमें जहाज अपनी जगह रहता है, लेकिन उसके आसपास का अंतरिक्ष सिकुड़ता और फैलता है। आगे का अंतरिक्ष सिकुड़ता है, पीछे का फैलता है। इससे जहाज बिना नियम तोड़े बहुत दूर की दूरी कम समय में पार कर सकता है। यह विचार गणित के स्तर पर संभव दिखाया गया है। वैज्ञानिकों ने समीकरणों में दिखाई होती है, जहां गणना खत्म होती है और हकीकत शुरू होती है। ऐसा करने के लिए जिस तरह की ऊर्जा चाहिए वो हमारी समझ से बाहर है। शुरुआती मॉडलों में ग्रह स्तरीय ऊर्जा की जरूरत बताई गई थी। हालांकि नए गणनात्मक मॉडल इसे थोड़ा कम दिखाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी पहुंच से बाहर है। वहीं कुछ में ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम अभी बना नहीं सकते या जिनका अस्तित्व भी स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि वार्प ड्राइव आज के समय में एक प्रयोगशाला की चीज भी नहीं है। यह अभी सिर्फ सिद्धांतों और गणनाओं तक सीमित है। इसके अलावा ऐसे विचारों में सुरक्षा से जुड़े कई सवाल हैं। अगर अंतरिक्ष को मोड़ा जाए
तो आसपास की चीजों पर उसका क्या असर पड़ेगा? रास्ते में आने वाली किरणें, कण और ऊर्जा कैसे व्यवहार करेंगी? इन सवालों के साफ जवाब अभी नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक इसे संभव या असंभव की तरह नहीं देखते, बल्कि अभी समझ से बाहर की तरह। एक और दिशा है फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन, यानी भले ही इंसान खुद ना चाहे, लेकिन क्या जानकारी को प्रकाश से तेज भेजा जा सकता है? इस पर भी शोध हुआ है, लेकिन अब तक कोई ऐसा तरीका नहीं मिला है जो भौतिकी के नियमों के भीतर रहते हुए काम करे। इसका मतलब यह है कि फिलहाल ना इंसान और न ही सूचना प्रकाश की गति से आगे जा पाई है। आज की तारीख में इंसान दूसरे सितारों तक नहीं पहुंच सकता। आने वाले कई दशकों में भी यह आसान नहीं होगा और संभव है कि सदियों तक भी यह सपना अधूरा रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रगति रुक जाएगी। आज से 100 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान अंतरिक्ष में रहेगा। 200 साल पहले उड़ान भी असंभव लगती थी। तकनीक धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कभी कभी अचानक बड़े मोड़ लेती है। फिलहाल सबसे व्यवहारिक रास्ता यही है कि इंसान अपने सौरमंडल को बेहतर तरीके से समझे, मंगल, चांद और आसपास के ग्रहों पर टिकने की क्षमता बनाए, लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के तरीके सुधारे। इन सब का फायदा यह होगा कि इंसान अपनी सीमाओं को थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाता रहेगा। दूसरे सितारों तक पहुंचना शायद आज के इंसान का काम नहीं है। शायद यह काम उन लोगों का होगा जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, या शायद यह काम इंसानों की बनाई मशीनें करेंगी। लेकिन जो साफ है वो यह है कि रास्ता बहुत लंबा है और नियम बहुत सख्त हैं। अंतरिक्ष स्वाभाविक रूप से इंसानी शरीर के अनुकूल नहीं है। इंसान को खुद को अंतरिक्ष के लायक बनाना होगा। हमने पृथ्वी छोड़ी, हमने कक्षा में रहना सीखा, हम मंगल की तैयारी कर रहे हैं और हम सितारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सितारों तक पहुंचना वो अभी भविष्य के खाते में ही लिखा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी दूसरे सितारों तक पहुंच पाएगा? क्या वो ऐसे यान बना पाएगा कमेंट जो बॉक्स में प्रकाश अपनी की राय गति जरूर दें को और